हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सही बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज सेशन में किरण पब्लिकेशन द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया है बीएसपीएससीएल का, जो करस्पॉन्डेंस क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट दो पोस्ट के लिए वैलिड है, तो उस प्रैक्टिस सेट से हम लोग आज 8वां प्रैक्टिस सेट सोल्व करेंगे। 7 प्रैक्टिस सेट इसी चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है दोस्तों, और आप देख सकते हैं इसका कुछ इन्फॉर्मेशन भी है। तो अक्टूबर में दोस्तों 1 अक्टूबर से फॉर्म पोर्टल फिर से रीओपन हो गया है। जो नहीं भरे हैं वो भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 8वां प्रैक्टिस सेट बिना समय गवाए। तो आज प्रैक्टिस सेट 8 देखेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग जितना भी क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे बारी बारी से, और उसका डिस्कशन भी करेंगे दोस्तों। उसमें कोशिश करेंगे कि एक क्वेश्चन से 3 या 4 पॉइंट निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आप नोटबुक और पॉइंट जरूर लेके बैठिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। उससे पहले अनुरोध है दोस्तों कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है दोस्तों, कैंडेला निम्नलिखित में से किस आधार मात्रक है। जो कैंडला है दोस्तों निम्नलिखित में से किस आधार मात्रा की एसआई मात्रक है। तो कैंडला जो दोस्तों आपको पता है ज्योति तीव्रता का है, या इसको कह सकते हैं चमकदार तीव्रता। क्या कह सकते हैं? चमकदार तीव्रता। अब देखिए, अब आया लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या है दोस्तों? तो लंबाई का मात्रक जो है मीटर है। क्या है लंबाई का मात्रक? तो मीटर है। द्रव्यमान का क्या है? केजी है। तापमान का क्या है दोस्तों? तो केल्विन है। तापमान का मात्रक केल्विन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है लोथिल द्वीप वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। कौन सा? लोथिल द्वीप। तो लोथिल द्वीप वन्य जीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है लोथिल द्वीप वन्य जीव अभयारण्य। आपको कह दिया कौन सा जिला में है, तो 24 परगना जिला में। कौन सा? 24 परगना जिला में। परगना जिला में स्थित है लोथिल द्वीप वन्य जीव अभयारण्य। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। देखिए, कोई भी देश है दोस्तों, उसमें उत्पादित जो वस्तु है या सेवाएं हैं, उसका कुल मूल्य क्या कह रहा है? कुल मूल्य, यानी कि टोटल मूल्य जो है, कुल मूल्य होता है, और इसे एक विशिष्ट समय सीमा में मापा जाता है। विशिष्ट समय सीमा कहने का मतलब दोस्तों 1 वर्ष। कितना में? 1 ईयर में, 1 वर्ष में मापा जाता है। 1 वर्ष में, 1 वर्ष में मापा जाता है। उसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पादन। इसको जीडीपी ही बोलते हैं दोस्तों। जीडीपी जो है दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? जीडीपी बोलते हैं। जीडीपी जो है किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य होता है। कौन सा? जीडीपी। जीडीपी जो है देश के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मौद्रिक मूल्य। क्या है? अंतिम मौद्रिक मूल्य है। अंतिम मौद्रिक मूल्य मतलब उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। अंतिम मौद्रिक मौद्रिक मूल्य है। क्या है? जीडीपी। ठीक। जीडीपी क्या करता है कि 1 वर्ष में देश की आर्थिक उत्पादन को मापता है। क्या करता है जीडीपी? 1 वर्ष में देश के अंदर आर्थिक उत्पादन को क्या करता है? मापता है जीडीपी। जीडीपी जीडीपी विकास दर भी संदर्भित करता है दोस्तों। आपको पता होगा कि जीडीपी ज्यादा है, जीडीपी उसका जीडीपी रेट बढ़ गया, यानी कि विकास दर बढ़ गया। तो जीडीपी जो है विकास दर आर्थिक स्वास्थ्य का सबसे महत्वपूर्ण संकेतक है। जीडीपी से आप किसी देश का आर्थिक रूप से कितना मजबूत है उसको आप जान सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी लोग 26 जनवरी को स्वतंत्रता के रूप में मनाने का संकल्प लिया था। देखिए, आप पहले देखिए कि कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है दोस्तों 31 दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 31 दिसंबर 1929 को हुआ था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। इस दिन क्या हुआ था कि इस दिन पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित करते हुए प्रस्ताव पारित किया गया था। पूर्ण स्वराज को क्या बोला? पूर्ण स्वराज को पूर्ण स्वराज को पूर्ण स्वराज को पूर्ण स्वराज को उद्देश्य प्रस्ताव उद्देश्य पूर्ण स्वराज को अपना उद्देश्य घोषित करते हुए क्या किया? प्रस्ताव प्राप्त किया गया था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1929 को। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि बिच्छू के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। देखिए, बिच्छू का डंक में होता है मिथनोइक अम्ल, या इसको अगर जो फॉर्मिक अम्ल भी बोल दे दोस्तों, फॉर्मिक एसिड, वो भी क्या रहेगा? सही रहेगा। ठीक है, फॉर्मिक एसिड भी होता है और मिथनोइक अम्ल भी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका या फॉर्मिक अम्ल कह दे या मेथनोइक एसिड कह दे। फॉर्मिक एसिड को ही मेथनोइक एसिड में कन्वर्ट किया गया है। जो मेथनोइक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल जिसे, चलिए इसमें दोस्तों जो फॉर्मिक अम्ल जिसे व्यवस्थित रूप से मेथनोइक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल को व्यवस्थित रूप से मेथनोइक अम्ल कहते हैं। तो फॉर्मिक अम्ल सबको पता है, मेथनोइक अम्ल में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मेथनोइक अम्ल ऑप्शन दे दिया है, तो कंफ्यूजन नहीं हुई है। इसका क्या है? बिच्छू के डंक में क्या होता है? तो मेथनोइक अम्ल या फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, बिच्छू के डंक में दोस्तों
दो रसायन और होता है, दो रसायन और होता है। कौन कौन रसायन होता है? एक होगा हिस्टामाइन, क्या होगा? हिस्टामाइन रसायन होगा, हिस्टामाइन, हिस्टामाइन। और एक और रसायन होगा दोस्तों, दूसरा दोस्तों कौन होगा? एसिटाइलकोलाइन, क्या होगा? एसिटाइलकोलाइन। ये क्या होगा? दो रसायन और होता है बिच्छू का टाइप। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है आपको, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो गुप्त वंश के शासनकाल को दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसके शासनकाल में सबसे ज्यादा सांस्कृतिक और विज्ञान विकास हुआ था दोस्तों इसके शासनकाल में। किसके शासनकाल में? गुप्त काल में, ठीक है। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ था। क्या हुआ था? सबसे ज्यादा सभ्यता और संस्कृति का क्या हुआ था? विकास हुआ था। गुप्त के नेतृत्व में शांति, समृद्ध, वैज्ञानिक, कलात्मक प्रयासों का बढ़ावा दिया गया था। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों गुप्त काल से संबंधित एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर दोस्तों गुप्त काल के शासन काल में सबसे ज्यादा सोने का सिक्का भी चलाया गया था। क्या चलाया गया था? सोने का सिक्का भी गुप्त काल में ही चलाया गया था। लेकिन सोने का सिक्का के कारण नहीं स्वर्ण काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे सांस्कृतिक और सभ्यता का विकास हुआ था, इसी कारण इसे स्वर्ण काल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर, आप बताइए कि सबसे शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में चला था? कौन सा? शुद्ध सोने का सिक्का किसके शासनकाल में ज्यादा चला था? ऑप्शन आप बताइए, कमेंट करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कह रहा है कि सिनकोना के पेड़ मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति है? तो आपको पता होगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है। कौन सा है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का है सिनकोना का पेड़। इस पेड़ को दोस्तों औषधि में ज्यादा उपयोग किया जाता है। कहाँ उपयोग किया जाता है? तो औषधि में ज्यादा प्रयोग किया जाता है। इस पेड़ को औषधि में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कहाँ पाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। कहने का मतलब है दोस्तों जहां पे 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा, क्या 100 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा हो उसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोलते हैं। तो वहां पाया जाता है कौन सा? सिनकोना। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से इसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। तो आपको पता है किसको बोला जाता है दोस्तों? तो भारत अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक जो बोला जाता है वो विक्रम साराभाई को बोला जाता है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किसको माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को माना जाता है। विक्रम साराभाई को दोस्तों क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके द्वारा इसरो का स्थापना किया गया था। कब? 1969 में, 15 अगस्त 1969 में स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 15 अगस्त 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था, ठीक है। स्थापना का श्रेय दिया जाता है किसको? साराभाई को। और क्या है कि भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, क्या बोलते हैं? भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की भी स्थापना किया था इन्होंने। कब? 1947 में, 1947 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मिट्टी के पीएच को किसको मिला करके बढ़ाया जाता है? जो मिट्टी का पीएच है किसको मिला करके बढ़ाया जाता है? तो आपको पता होगा चूना पत्थरों को मिला करके बढ़ाया जाता है मिट्टी का पीएच। जो मिट्टी का पीएच है उसको बढ़ाना है तो क्या मिलाएंगे? चूना पत्थर। चूना पत्थर मिलाने से क्या होगा? तो चूना पत्थर मिलाने से आप कहेंगे कि हाइड्रोजन आयन बनती है। क्या बनता है? चूना पत्थर मिलाएंगे तो हाइड्रोजन आयन बनता है। क्या बनता है? हाइड्रोजन आयन बनता है। और मिट्टी में पीएच क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। प्लस में क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ जाती है। कैल्शियम और मैग्नीशियम की भी मात्रा बढ़ जाता है चूना पत्थर मिलाने से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की संघीय प्रणाली का नींव रखा था? संघीय प्रणाली क्या रखा था? नींव रखा था। कौन सा अधिनियम है? वो अधिनियम है 1935 का अधिनियम है दोस्तों। कौन सा? 1935 का अधिनियम है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधिनियम से। देखिए इस अधिनियम में क्या हुआ था? इस अधिनियम में क्या हुआ था दोस्तों कि भारत में प्रांतों और रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ मिलाया गया था। जहां भारत में दोस्तों प्रांत था, क्या था? प्रांत था, और प्लस रियासत थे। क्या थे? रियासत थे। इसको मिला करके, दोनों को मिला करके अखिल भारतीय संघ बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अखिल भारतीय संघ बनाया गया था 1935 के अधिनियम के तहत। और क्या बनाया गया था दोस्तों? 1935 के अधिनियम के सरकार के लिए एक संघीय ढांचे का प्रावधान था। मतलब कि एकत्रित करने का क्या था? प्रावधान था। इसलिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था? 1935 इंपॉर्टेंट है संघीय के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 11, कह रहा है कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, क्या कारण? अपवर्तन के कारण सूर्योदय से लगभग कितना मिनट पहले सूर्य
हमें दिखाई देता है। तो आपको पता होगा 2 मिनट तक दिखाई देता है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो आपको पता है उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। कौन सा जिला में? तो कह देंगे नैनीताल जिला में। कौन सा जिला में? नैनीताल जिला में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पुराना नेशनल पार्क है दोस्तों। क्या है? सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसका ऑप्शन 4 सही हो गया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। देखिए इसका स्थापना जो है 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के। जब स्थापना हुआ था तो इसका नाम क्या था दोस्तों? इसका हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम था। क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम था। क्या था? हेली राष्ट्रीय उद्यान नाम था। लेकिन इसको जिम कॉर्बेट एक व्यक्ति थे, उनको स्थापना करने में बहुत अहम रोल रहा था, इसलिए उसका नाम क्या कर दिया गया? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कह रहा है कि आगा खां पैलेस जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों, देखिए महात्मा गांधी प्लस उनके वाइफ जो इंदिरा थे वो भी थे, कस्तूरबा गांधी वो भी शामिल थे। तो महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। किसका? आगा खां का जो पैलेस था उसमें जो भारत छोड़े आंदोलन चल रहा था उसके दौरान महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। यानी कि जेल कहने का मतलब दोस्तों वहां पे कैदी बना करके रखा गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जल्दी बताइए किस राज्य में स्थित है? तो कहेंगे कि महाराष्ट्र में स्थित है, पुणे में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र के कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। अच्छा, इसका निर्माण कौन करवाया था? तो 1864 में इसका निर्माण हुआ था दोस्तों। उसका 1864 में निर्माण हुआ था आगा खां पैलेस का। कहाँ आपका हुआ था? तो कहेंगे सर कि 1864 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1864 में हुआ था। 1864 में हुआ था। कौन करवाया था इसको? तो करवाया था सुल्तान मोहम्मद शाह आगा तृतीय ने। कौन करवाया था? तो सुल्तान मोहम्मद शाह तृतीय आगा ने करवाया था इस पैलेस का निर्माण। आगा खां पैलेस के निर्माण कब करवाया था? तो 1864 में कराया था। कब कराया था? तो 1864 में। चलिए इसको किस रूप में प्रयोग किया गया था अंग्रेजों द्वारा? तो अंग्रेजों द्वारा प्रयोग किया गया था जब भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था, तो महात्मा गांधी और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के जेल के रूप में प्रयोग किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम अधिनियमित किया गया? मतलब जो पंजाब पुनर्गठन अधिनियम है उसको अधिनियमित किया गया। तो आप कहेंगे सर 1966 में किया गया था। कब किया गया था? 18 सितंबर 1966 को। कब किया गया था? 18 सितंबर 1966 को किया गया था। ठीक है, भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो आपको पता होगा बिछेद्री पाल है। कौन है? बिछेद्री पाल है। बिछेद्री पाल इसके लिए दोस्तों बिछेद्री पाल को इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। कब? 1984 में। पद्मश्री से 1984 में जब चढ़े थे। कब चढ़े थे? 1984 में। तो इनको पद्मश्री से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था बिछेद्री पाल को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का मुख्यालय कहाँ है? तो आप कहेंगे सर नई दिल्ली में। कहाँ है भारतीय खेल प्राधिकरण का मुख्यालय? कहाँ है? नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली। कहाँ है? स्टेडियम दिल्ली। इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1982 में। कब किया गया था? 1982 में किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कह रहा है कि मई में पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला बैसाख पेया। देखिए बैसाख पेया को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? बैसाख पेया को हम, ये देखिए बैसाख पेया आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको बुध पूर्णिमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुध पूर्णिमा। अब आपको अच्छा से लग रहा होगा कि हाँ बुध पूर्णिमा सुना सुनाया शब्द है। तो बुध पूर्णिमा उत्सव निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? तो बुध पूर्णिमा आप बोल देंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। बैसाख पेया को बुध पूर्णिमा भी बोलते हैं। ऑप्शन इसका कौन सा सही है? ऑप्शन इसका 3 नंबर सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 18 कह रहा है दोस्तों, MRI स्कैन शरीर के अंगों के ऊतकों को विस्तृत छवियां निर्मित करती है। दोस्तों एक फिगर बनाता है MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? पूर्ण रूप क्या होता है? इसको होता है मैग्नेटिक रिसोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है दोस्तों। ऑप्शन इसका कौन सा सही है?
मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व ठोस अवस्था वाले उपकरणों के लिए अर्धचालकों में, जो अर्धचालक है दोस्तों सेमी कंडक्टर में डोपिंग के रूप में उपयोग किया जाता है। तो आर्सेनिक को डोपिंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब आर्सेनिक के साथ में और किसको किसको प्रयोग किया जाता है, यहाँ तो आर्सेनिक है, आर्सेनिक नहीं रहता तो कौन रहता, तो बोरॉन का भी प्रयोग किया जाता है दोस्तों। किसको प्रयोग किया जाता है, तो बोरॉन का ही प्रयोग किया जाता है। किसको प्रयोग किया जाता है, तो आर्सेनिक को, बोरॉन को और फास्फोरस को ही प्रयोग किया जाता है। किसको किया जाता है, फास्फोरस को ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि बाजार स्थिरीकरण योजना, जो बाजार स्थिरीकरण योजना है दोस्तों, जो कि मौद्रिक प्रबंधन का एक उपकरण है वो निम्नलिखित में से किस वर्ष में लागू किया जाता है। तो 2004 में लागू किया गया था। कब किया गया था, तो इसको 2004 में लागू किया गया था, अप्रैल 2004 में। कब किया गया था, तो अप्रैल 2004 में लागू किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 21। आप देखिए यहाँ से मैथ स्टार्ट हो गया दोस्तों, क्या हो गया, मैथ स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा पेशेंस का साथ देखिएगा और थोड़ा सा दोस्तों क्या होगा कि समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है दोस्तों कि दो ठोस गोले के आयतनों का योग, क्या कह रहा है कि दो ठोस गोला है आपके पास, उसका आयतन का योग दिया हुआ है कितना, 1144 सेंटीमीटर क्यूब बटा 3। यदि उनकी त्रिज्या का योग कितना है, 7 सेंटीमीटर है, तो उनकी त्रिज्याओं का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, मान के चलिए कि दो गोला है आपके पास, ए का त्रिज्या आपको क्या है, R1 है, दूसरा गोला का त्रिज्या का क्या है, त्रिज्या क्या है, R2। ठीक है, तो R1 R2 के योग आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, R1 प्लस R2 दे रखा है आपको, R1 प्लस R2 दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब दोनों का आयतन दे रखा है, दोनों का आयतन का योग दे रखा है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो कहेंगे सर 4/3 पाई आर क्यू होता है आयतन। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। अब दोनों देखिए, दोनों को जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं, 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ देखिए 4/3 पाई आर क्यू, ये R1 है, प्लस 4/3 पाई R2 क्यू। ये दोनों के बराबर क्या है दोस्तों, ये दोनों के बराबर आप कह देंगे कि 1144/3 है, 1144/3 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या कर देंगे, 4/3 पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं, एकदम लिखेंगे। ये दोनों में से कॉमन कर लीजिए, दोनों में से कॉमन कर लीजिएगा तो क्या बचेगा, R1 क्यू प्लस R2 क्यू। क्या बचेगा, R1 क्यू प्लस R2 क्यू बचेगा। बराबर में क्या होगा, तो बराबर में कहेंगे कि 1144/3 होगा बटा में। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो खाली यहाँ रखना है R1 क्यू प्लस R2 क्यू बराबर इधर 1144 में ई वाला मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 1144 यहाँ भागा में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना में, यहाँ भागा में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, गुना में। ठीक है, बटा में क्या होगा, तो बटा में 4 होगा, बटा में 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 22 हो जाएगा बटा में। ठीक है, जैसे ही इसको सोल्व करेंगे दोस्तों तो R1 क्यू प्लस R2 क्यू बराबर आपको आ जाएगा, R1 क्यू प्लस R2 क्यू बराबर आपको आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जैसे ही आपको सोल्व करेंगे, जैसे ही आप सोल्व करेंगे दोस्तों इसको, तो आ जाएगा R12 प्लस R2 क्यू बराबर आ जाएगा दोस्तों। इसको काटेंगे, देखिए 3 से 3 कटा, 3 से 3 कटा, फिर इसको काटिए, 4 से काटिए, 4 दूना 8 कटेगा, 4 दूना 8, यहाँ पे क्या बचेगा, 34 बटेगा, तो 8 चौक 32, यहाँ पे 24 बनेगा, अच्छा 286 बार में 4 से काट गया। फिर इसको काटिएगा दोस्तों तो ये कट जाएगा, 22 एकम 22, 22 66 13 बार में 91 आएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 91 91 आ जाएगा। अब देखिए R1 क्यू R2 क्यू बराबर 91 है, आपको पता है कि R1 प्लस R2 बराबर, आपको मान पता है, R1 प्लस R2 का मान कितना पता है, तो कहेंगे सर R1 प्लस R2 का मान हमको पता है। क्या पता है R1 प्लस R2 का मान, तो R1 प्लस R2 का मान आपको क्या पता है, 7। ऐसा संख्या लीजिए दोस्तों, उसको जोड़ने पर क्या हो जाए, जोड़ने पर 7 आए, जोड़ने पर 7 आए, और क्यूब करके जोड़ने पर क्या है, 91 आए। ए ओ के 4 रखेंगे तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है। ए ओ के 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है। दोनों को जोड़िए, कितना होता है, तो कॉमन सेंस लगाइए, कितना होगा, तो 91 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पता हो गया कि एक का मान तो 4 होगा और एक का मान 3 होगा। क्या होगा, एक का मान 4 होगा और एक का मान 3 होगा। दोनों का क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 91 हो जाएगा। यानी कि इसका जोड़ तो ठीक है 7 आ रहा है, लेकिन जब इसको डिफरेंस करेंगे तो घटाएंगे तो 1 आएगा। ऑप्शन इसका
एक सही है। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, कह रहा है कि रोहित, मोहित तथा सुमित अकेले किसी कार्य को 8 दिन, 14 दिन, 21 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तीनों मिलकर सामान्य कार्य को कितना दिन में करेंगे? देखिए दोस्तों, एक वो है रोहित, रोहित कितना दिन में कर रहा है? 8 दिन में। मोहित कितना दिन में कर रहा है? 14 दिन में। कितना दिन में? 14 दिन में। उसके बाद क्या है, सुमित क्या कर रहा है कि सुमित भी कर रहा है 21 दिन में। तीनों के जब एलसीएम लेंगे दोस्तों, तीनों के क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम, एलसीएम तो हमको कुल काम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कुल काम आ जाएगा। जैसे ही इसको एलसीएम लेते हैं दोस्तों, तो कितना आ जाता है? 168 आता है एलसीएम इसका। कितना आता है? 168। कहने का मतलब कुल काम जो है कितना काम है? कुल काम कितना है? 168। कुल काम कितना है? 168 है। कुल काम 168। ठीक है, जो ये 8 दिन में करेगा दोस्तों, तो एक काम जाएगा से कितना दिन में? एक काम जाएगा, एक दिन में कितना काम करेगा? 21 काम करेगा। तो कितना 8 दिन में 168 काम कर देगा। जो 14 दिन काम करता है दोस्तों, वो कितना काम करेगा? तो एक ये 12 दिन, ये 12 काम करेगा। एक दिन में कितना काम करेगा? 12 काम करेगा। ये जो 21 दिन में काम करता है, वो कितना काम करेगा? 21 दिन में काम करेगा, ये 8 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए तीनों जब साथे जाएगा तो एक ही दिन में कितना काम कर देगा? एक तो 21 करेगा, 21 काम ये करेगा, 12 काम ये करेगा, 8 काम, टोटल 41 काम करेगा दोस्तों। कितना काम करेगा? 41 काम। आपके पास है कितना काम? 168 काम। और एक दिन में आवेगा से 41 काम कर देगा, तो 168 बटा 41 कर दीजिए। 168 बटा 41 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा? 168 बटा 41 दिन। ऑप्शन इसका एक सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों, प्रबंधकों का औसत वेतन X है तथा श्रमिकों का औसत वेतन Y है। कोई दिक्कत नहीं। तो प्रबंधकों की संख्या श्रमिकों की संख्या के 15 गुना है, तो प्रबंधकों तथा श्रमिकों को दोनों को मिलाकर औसत वेतन क्या होगा? मान के चलिए दोस्तों, अब देखिए एक गुना दे दिया है किसको? प्रबंधक की संख्या और श्रमिकों की संख्या के 15 गुना है। तो मान के चलिए दोस्तों, प्रबंधक कितना होगा? श्रमिकों की संख्या के 15 गुना है। श्रमिकों की संख्या के 15 गुना है। देखिए जो श्रमिक है दोस्तों, श्रमिक लेबर टाइप का है, लेबर टाइप का, उसका संख्या 1 रहेगा, तो प्रबंधक की संख्या कितना रहेगा? 15 रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि जो प्रबंधक का औसत है 1 से, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कितना है प्रबंधक? प्रबंधक के औसत की संख्या 1 से। अब देखिए अब कह रहा है कि जो श्रमिक है उसका औसत Y है। श्रमिक का औसत कितना है? Y है। इसको मैं Y से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखिए कह रहा है कि कुल औसत है, तो कितना आदमी? ये लेबर एगो और प्रबंधक 15 गो, कुल मिला के 16 गो। अब देखिए तो हो जाएगा कितना? 15x प्लस 1y बटा 16, ये हो गया कुल का क्या हो जाएगा? औसत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कुल का औसत हो जाएगा। जितना आदमी काम कर रहा है सभी का औसत हो जाएगा, प्रबंधक और श्रमिक मिला करके। ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन आप कह देंगे कौन सा सही है दोस्तों? जल्दी बताइए कौन सा सही है। तो ऑप्शन आप कह देंगे 4 नंबर सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? तो 4 नंबर ऑप्शन जो है से मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? 4 नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, 4 नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। जल्दी आइए, जल्दी आइए, जल्दी। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है आपको कि 45 का सरलीकरण का क्वेश्चन है दोस्तों। पहले ब्रैकेट वाला काम तमाम कीजिए। इसका एलसीएम 14 ले लीजिए। क्या करिए? इसका एलसीएम 14 ले लीजिए। ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, 15 6 21, 21 बटा 14। कोई दिक्कत नहीं है। इसको पहले सोल्व कीजिए। क्या 6 दूना 12 1 13, 6 दूना 12 1 13 हो जाएगा, 13 बटा 2 हो जाएगा। ये 3 और -4 क्रम से -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 बटा 2 -1। कोई दिक्कत नहीं है। दोनों ब्रैकेट वाला के पहला खत्म कर दिए, प्लस में 2 कीजिए, माइनस यहाँ पर कीजिए और 45 का काम ने गुना कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कीजिए, 15 6 21, 21 हो जाएगा, 45 गुने 21 बटा 14। कोई दिक्कत नहीं है। माइनस ये हो जाएगा दोस्तों, एलसीएम 2 होगा तो यहाँ पे 2 होगा, तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 बटा 2 हो जाएगा, -11 बटा 2 प्लस 2। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा? इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 3 45, 7 दूना 14, नहीं कटेगा, यहाँ कटेगा 7 21, 7 दूना 14, 3 बटा 2, यानी कि 45 में 3 से गुना कीजिए, 45 में 3 से गुना कीजिए, तो 3 5 15, हाथ में 1 4 3 12 1 13 बटा कितना? 2, माइनस इसको एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 11 11 4 15 बटा 2, यहाँ पे बटा में 2 रहेगा। तो इसका आंसर जो है दोस्तों, इसको आप सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 4 आएगा आपको 131 बटा 6 आ जाएगा। 131 बटा 6 आ जाएगा। सरलीकरण का है, आप फिर से अच्छा से सोल्व कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है दोस्तों, दिए गए डेटा बहुलक क्या है? बहुलक कहने का मतलब दोस्तों,
जो संख्या ज्यादा रिपीट होगा, क्या होगा, ज्यादा रिपीट होगा, क्या होगा, ज्यादा रिपीट होगा, उसको क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। इस संख्या में देखिए दोस्तों, 3 क्या बार है, 3 2 बार है, कितना बार है, 3, तो 3 लिख के यहाँ पे 2 लिखे, 0 देखिए, 1 1 2 3 3 3 3 3 3, 0 कितना बार है, 3 बार है। फिर 1 देखिए, 1 2 3 4 5 6, 1 कितना बार है दोस्तों, 1 6 बार है, 1 कितना बार है, 1 कहेंगे कि 1 6 बार है। उसके बाद देखिए 2 कितना बार है, 1 2 3 4, तो 2 कितना बार है, 4 बार है। सबसे ज्यादा कौन आया, तो सबसे ज्यादा 1 आया, 1 इसका क्या रहेगा, बहुलक रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन इसका 1 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, एक वर्ग तथा एक आयत का क्षेत्रफल बराबर है। एक वर्ग है दोस्तों, एक आयत है, दोनों का क्षेत्रफल क्या है, वर्ग और आयत का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। आयत की लंबाई वर्ग की लंबाई से आयत की लंबाई जो है वो वर्ग की भुजा से 5 सेंटीमीटर अधिक है। मान लीजिए कि वर्ग का जो भुजा है, वर्ग का जो भुजा है वो कितना है, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा, वर्ग का भुजा जो है दोस्तों वो x, तो आयत का लंबाई क्या हो जाएगा, तो आयत का लंबाई हो जाएगा x प्लस 5, एक्स प्लस, फिर कह रहा है कि उसकी चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है। उसका जो आयत का जो चौड़ाई है, क्या है, आयत का चौड़ाई है, वो चौड़ाई क्या है, 4 सेंटीमीटर कम है, x माइनस 4, ठीक है। तो आयत का परिमाप क्या हो, आयत का परिमाप क्या हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो क्षेत्रफल निकालते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा का स्क्वायर क्या होता है, कहेंगे सर भुजा का स्क्वायर होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, कोई दिक्कत नहीं है। भुजा का स्क्वायर करना चाहेंगे तो एक्स, इसका भुजा क्या माने थे, एक्स माने थे, तो एक्स का स्क्वायर, इसका करेंगे तो क्या होगा, तो एक्स प्लस 5 क्या हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा, और चौड़ाई कितना होगा, एक्स माइनस 4 चौड़ाई हो जाएगा, इसका बराबर रहेगा, इसका क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जैसे ही ऐसे करेंगे दोस्तों, तो इसका जो एक्स का मान आएगा, एक्स का मान आपके पास आ जाएगा काट पीट के, एक्स बराबर आ जाएगा 20, क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 20। तो मान वर्ग का भुजा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब वर्ग का भुजा से हम क्या निकाल लेंगे, वर्ग का भुजा से हम आराम से निकाल लेंगे, वर्ग का भुजा से आराम से निकाल लेंगे हम आयत का भुजा, क्या निकालेंगे, आयत का भुजा, आयत का लंबाई, आयत का लंबाई, एक्स जब 20 है, एक्स जब 20 है, एक्स जब 20 है, तो इसका लंबाई क्या होगा, तो प्लस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 लंबाई हो जाएगा। एक्स जब 20 है तो इसका चौड़ाई क्या हो जाएगा, तो 20 माइनस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 इसका चौड़ाई हो जाएगा। और आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो परिमाप बराबर आप कहेंगे कि आयत का परिमाप जो है दोस्तों क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 25 और 16 जोड़िए, 25 16 कितना होता है, 41 होता है, क्या होता है 25 और 16 31, सॉरी 25 और 16 क्या होता है, 25 और 16 41 होता है, 41 तो 2 गुने 41, 41 गुना क्या होता है, 41 गुना 82, यानी कि ऑप्शन 2 सही है। ऑप्शन कितना सही है, ऑप्शन 2 सही है, 82 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 82 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन 1 नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है, एक व्यक्ति 345 रुपया में कैलकुलेटर की 345 रुपया प्रति कैलकुलेटर की दर से कैलकुलेटर खरीदता है। कितना खरीदता है, 345 रुपया में एक कैलकुलेटर खरीदता है। यदि वह 40% की हानि पर कैलकुलेटर बेचता है तो 28 कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि खरीदा तो कितना 345 रुपया में, लेकिन इसको कह रहा है कि 40% हानि पर बेच रहा है। जब हानि पर बेचेगा तो 40% हानि पर बेचेगा तो 60% मूल्य लेगा, कितना लेगा, 60% लेगा। तो 340 का 60% निकालिए, 345 का 60% निकालिए। परसेंटेज के लिए 60% के लिए भागा देंगे, एक जीरो से एक जीरो हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6 बचे 30 हाथ में 3, 6 चौके 24, 24 3 27 हाथ में, 6 चौके 24, 24 3 27 हाथ में 2 3 18 और 2 20 बटा में 10, इसको काटिए, यानी कि 207 रुपया में बेच रहा होगा दोस्तों। 40% जब हानि पर बेचेगा तो 345 रुपये में खरीदेगा और 207 में बेचेगा। अब बेचा क्या है वो, 8 को बेचा, तो 8 से गुना कर दीजिए, 8 का कितना बेचा, 28 को बेचा, चाहे वो बेचेगा 23 से गुना कर देंगे, तो 207 में 28 से गुना कीजिए, 207 में 28 से गुना कर दीजिए, जो भी आएगा दोस्तों क्या आ जाएगा, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। 207 में 28 से गुना कीजिए, जल्दी गुना करके भेजिए, तो 5796 दोस्तों इसका आंसर होगा। इतना क्या आता है, इसका विक्रय मूल्य आता है, ऑप्शन इसका 1 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि यदि एक संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो उसकी दूसरी संख्या 10% के बराबर हो जाता है, तो पहली और दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए मान के चलिए कि एक संख्या आपके पास है, मान लीजिए कि एक संख्या आपके पास x, कोई दिक्कत नहीं है।
अब कह रहा है कि उस संख्या में हम अगर जो 14 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, x में हम 14 से भाग देंगे, तो जो अगला संख्या है उसका 10% आता है। कितना आता है, 10%। यानी कि y, मान के चलिए कि अगला संख्या y है, क्या है अगला संख्या, अगला संख्या y है, उसका क्या आएगा, 10% आएगा। ठीक है, जब हम किसी संख्या में 14 से भाग देते हैं तो दूसरा संख्या क्या आता है, 10% आता है, 10% आता है, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज जब हटाएंगे तो 1/14 लिखे यहाँ पे, परसेंटेज जब हटाएंगे तो 100 से क्या देंगे, 100 से भाग देंगे, उसको क्या कर देंगे, 100 से भाग देंगे, 1 0 से 1 0 काटेंगे, y/10 हो जाएगा। अब देखिए जब x बराबर खाली करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, 14y/10, x बराबर क्या होगा, 14y/10 हो जाएगा। यहाँ पे समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए, x बराबर 14y/10, कोई दिक्कत नहीं है, 14y/10 मान लेंगे। अब देखिए अब जो बढ़ोतरी बोल रहा है दोस्तों, जो पहली क्या बोल रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या से, कौन सी संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या से, पहली संख्या कौन माने हैं, x माने हैं, दूसरा संख्या कौन माने हैं, y माने हैं। हमको x बराबर पता हो गया, कितना हो गया, 14y/10 पहली संख्या, दूसरी संख्या क्या है, y है, को घटा करके किससे तुलना करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग दूसरी संख्या से कितना अधिक है, किससे, दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो दूसरी संख्या से भाग दे देंगे, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे। चलिए इसको अति कीजिए, हल कीजिए, तो जब एलसीएम लेंगे तो 10y हो जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 4y, 4y/10/y, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, y से y कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गुना में 100, गुना में 100, y से y कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/10 गुने 100, इसको काटिए, 1 0 से 1 0, यानी कि 40% अधिक है दोस्तों, कितना अधिक है, 40% अधिक है, ऑप्शन इसका तो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, यदि मोहित 1872 किलोमीटर की दूरी 26 घंटा में तय करता है तो बताइए कि मोहित की गति क्या होगा। आपको डिस्टेंस दे रखा है, टाइम भी दे रखा है, आपको से दोस्तों स्पीड पूछ रहा था, स्पीड वाला क्या होता है, डिस्टेंस बटा टाइम होता है। कितना बोल रहा है, 1872 किलोमीटर कितना घंटा में, 26 घंटा में। पहले इसको निकालिए, जब इसको निकालिएगा 1872 26 काटिएगा तो आपको 72 आएगा, 72 बार में कट जाएगा, 72 बार में कट जाएगा, यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा है। लेकिन आपको यहाँ सब ऑप्शन दे रखा है मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में गुना कर बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 72 को 5/18 से गुना कर दीजिए, तो 18 चौके 72, 18 चौके 72 हो जाएगा, यानी कि 4×5 20 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड रहेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 30, क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए चार्ट में दे रखा है दोस्तों, नीचे दिया गया रेखा, नीचे दिया गया क्या दे रखा है, चार्ट दे रखा है आपको, नीचे दिया चार्ट में दे रखा है 7 विभिन्न माहकारों के उत्पादन 10,000 इसमें है तो दर्शाता है। देखिए कि 25 है, मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई है, 25 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऐसे कीजिए, तो देखिए M1 M2 M3 M4 M7 तक दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन में आपको कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि M2 महीने में कारों का उत्पादन M1 महीने में कारों का उत्पादन से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए कितना, M2 M1 से अधिक है, किससे, M1 से अधिक है। अब यहाँ देखेंगे कि M2 कितना से M1 से अधिक है, तो पहले यहाँ पे आइए, देखिए M2 कितना है, M1 कितना है दोस्तों, तो M1 25 है, M1 कितना है 25 है, M2 कितना है 32 है। इसमें दोनों में घटाइए कि 32 माइनस 25, 32 माइनस 25 बटा में 25 से पहला से तुलना करने के लिए बोल रहा है, कितना अधिक है, कितना अधिक है, बटा में कितना, तो बटा में हम कर देंगे, बटा में हम कर देंगे 25 को, बटा में कर देंगे 25 को, परसेंटेज के लिए 100 से गुना कर देंगे, इससे 4 बार में कट जाएगा, तो यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ घटाएंगे तो 7 आएगा, कितना आएगा 7 सच्चों को 28, यानी कि 28% अधिक है दोस्तों। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका 28% वाला सही है, 28% वाला सही है। ऑप्शन कौन सा सही है, एक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि दिए 7 महीनों का औसत, कोई दिक्कत नहीं है, कह रहा है कि 7 महीनों का औसत, 7 महीनों का औसत कैसे निकालेंगे, M1 जोड़ेंगे प्लस M2 जोड़ेंगे प्लस M3 जोड़ेंगे प्लस M4 जोड़ेंगे प्लस M7, यहाँ तक M7 तक जोड़ेंगे, ठीक है। बटा में 7 से भाग देंगे, हो जाएगा 7 औसत हो जाएगा। जल्दी बताइए आप आंसर निकाल करके, कितना आंसर आता है कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 28.8 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 28.8 आ जाएगा, जब सोल्व कीजिएगा तो 28.8 आ जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला 32 कह रहा है कि यदि एक वस्तु का
विक्रय मूल्य कितना है 638 रुपया तथा लाभ उस पर कमा रहा है कोई व्यक्ति 45% के, तो लाभ कितना होगा। देखिए उसका विक्रय मूल्य आपको दे रखा है दोस्तों कितना 638 रुपया। जब उसका लाभ कमा रहा है कितना परसेंटेज में 45% लाभ कमा रहा है, तो बताइए कि जो लाभ है रुपया में कितना होगा। तो आपको पता है कि 145% बराबर कितना दे रखा है 638। 100% निकालेंगे, 100% निकालेंगे इसका, 100% निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो 100% बराबर 638 बटा 145 गुने 100। इसको काटिए कितना बार में कटेगा, तो ये आपको कट जाएगा 20 पचे 100। इसको काटिए क्या बार में कटेगा, 4 4 5 दूना 10 9 पचे 45 29 बार में कटेगा। इसको काटेंगे कितना बार में कटेगा, ये कट जाएगा दोस्तों आपको जा करके 22 बार में, कितना बार में 22 बार में कट जाएगा। यानी कि जैसे ही 22 बार में कटेगा तो 22 दूना 44, यानी कि 440 रुपया जो है इसे क्या होगा 440 रुपया इसका क्या होगा, इसका 100% होगा। 100% जो है मतलब कि क्रय मूल्य जो है इसका कितना होगा 440 रुपया। क्रय मूल्य हो गया 440 रुपया, बेच रहा है कितना में 638 रुपया में, कितना बेच रहा है 638 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का लाभ कमा रहा है जल्दी बताइए। तो 198 रुपया का लाभ कमा रहा है, ऑप्शन इसका 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 33, कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है। मान के चलिए कोई वस्तु 100 रुपया में खरीदे, उसको जो अंकित मूल्य किए 40% अधिक किए यानी कि 140 रुपया कर दिए। यदि उस वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है, अब 140 का 50% कितना होगा 140 का 50%, 140 का 50% आप कहेंगे 70 होगा, ठीक है। तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, तो क्रय मूल्य तो 100 था, विक्रय मूल्य कितना हो गया 70 हो गया, यानी कि 70% है। ऑप्शन 3 सही है। चलिए एक कह रहा है क्वेश्चन नंबर 34 की एक राशि 10 वर्षों के साधारण ब्याज से किस दर से स्वयं को 3 गुना हो जाती है। ब्याज वार्षिक है तो दर क्या होगा। देखिए आर आपको से पूछ रहा है, समय दे रखा है दोस्तों, टी दे रखा है 10 वर्ष, जो पी है वो पी हो जाता है क्या कितना 10 वर्षों में, एक राशि 10 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाता है 3 गुना हो जाता है, यानी कि पी जो है सो क्या हो जाता है 3p हो जाता है, पी है से 3p हो जाता है। तो इसको जब सोल्व कीजिएगा आप, जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको आ जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ मान पुट करते हैं, यहाँ पे मान पुट कर देते हैं, ठीक है। देखिए माना कि राशि पी है, राशि क्या है पी है, एसआई क्या हो गया दोस्तों, जब 3p हो रहा है तो मूलधन कितना है पी है, तो जो एसआई है 2p हो गया। दर बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो ब्याज गुने 100 बटा समय गुने मूलधन। ब्याज कितना आ रहा है, तो ब्याज हमको पता है कितना 2p, ठीक। समय कितने गुने 100 बटा में समय कितना, तो 10 वर्ष, मूलधन क्या है तो p है। इसको से इसको काटिए, इसको से इसको काटिए, तो हो जाएगा 20, यानी कि 20% जो है दोस्तों इसका दर रहेगा। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, ऑप्शन इसका डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कह रहा है कि के अकेले एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, एम अकेले उस कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो के और एम मिलकर कार्य आरंभ करता है, 15 कार्य आरंभ करता है, ठीक है। और कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात के जो है के क्या करता है कि छोड़ के चल जाता है, एम क्या करता है कि शेष कार्य को करता है। देखिए ये वो है, ये वो काम कर रहा है 20 दिन में, ये वो कर रहा है 30 दिन में, तो दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम लीजिए, तो आप कहेंगे सर 20 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 60 होगा, ठीक है। तो जो के आके काम कर दे रहा है, कितना काम कर रहा है एक दिन में, तो के आके एक दिन में काम कर रहा है 3 काम, और एम आके कितना काम कर रहा है 2 काम कर रहा है, यानी 5 दिन काम किया, कितना दिन काम किया 5 दिन काम किया। तो दोनों 5 काम करेगा, 5 दिन काम करेगा तो टोटल 25 काम कर देगा, टोटल 25 काम किया। कितना काम था कुल काम था 60, 60 में से 25 घटा दीजिए, 60 में से 25 घटाइए तो कितना बचेगा, 60 में से 25 घटेगा तो कहेंगे सर 35 बचेगा, ठीक है। और 35 काम बचा है, अब एम आके शेष काम करेगा, कौन करेगा एम आके शेष काम करेगा। एम आपको पता है कि एक दिन में 2 काम करता है, एम आके क्या करता है एक दिन में 2 काम करता है, तो 35/2 दिन लगेगा, कितना दिन 35/2 दिन लगेगा। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन इसका
3 नंबर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई कितना है, 20 सेंटीमीटर है, इसकी आधार का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है। बस इसमें फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, जल्दी बताइए। बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, तो पाई आर एच होता है। क्या होता है, पाई आर एच। आपको 22/7, आर कितना दे रखा है, 14 दे रखा है, एच कितना दे रखा है, 20 दे रखा है। तो इसको काटिए 2 बार में, कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करिए, 44 गुना 2 से गुना करिए, हो गया, और कहानी खत्म। कहानी खत्म हो गया। कितना कितना बचा, 2 पाई आर एच होता है, 2 पाई आर एच होता है। इसे ही मल्टीप्लाई कीजिए, 1760 आ जाएगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 आपको कह रहा है कि 4500 की राशि, 4500 की राशि राशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक राशि, 4500 की एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के दर से उधार दी जाती है, यदि वार्षिक दर जो आर आपको 10% है, तो 3 वर्षों के पश्चात क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 वर्षों के पश्चात खोज रहा है दोस्तों। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 की पावर टी, 100 की पावर टी होता है। एक टी आपको पता है, आर भी आपको पता है, टी भी आपको पता है, तो नहीं निकलेगा। यहाँ पे लिखिए 4500, क्या लिखिए 4500 इंटू 1 प्लस आर कितना है 10 है, बटा में 100, कितना दिन के लिए, 3 के लिए। यहाँ पे जैसे ही 16 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 59.89 ऑप्शन आ जाएगा आपको 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात आपको दे रखा है 13:20, उसके मध्य का अंतर दे रखा है आपको, दोनों का अंतर दे रखा है आपको 189। तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या, जो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है, देखिए दोस्तों अनुपात दे रखा है, तो अनुपात हटाने के लिए कोई कांस्टेंट से गुना करेंगे, तो 13 के, दोनों का अंतर दे रखा है 13 के और 20 के हो जाएगा, तो दोनों का अंतर करेंगे तो कितना होगा, 7 के होगा, माइनस करेंगे तो 7 के, 7 के बराबर दे रखा है 189। कितना दे रखा है 189, 7 से काटिए, 7 दूना 14, 7 से 49, 27 बार में कट गया, यानी कि के का मान आ गया 27। कितना आ गया के का मान, के का मान आ गया 27। अब कह रहा है छोटी संख्या, इसको मैं 27 से गुना कर दिए, 13 में 27 से गुना कीजिए, छोटी संख्या कौन है 13 है, तो 27 से गुना कीजिए, तो 7 21, एक केकर है डिजिट, ऑप्शन नंबर 4 होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन 4 होगा। कुछ ऑप्शन से ही मारने की कोशिश कीजिए, कुछ ऑप्शन से ही मारने को, सॉरी ऑप्शन इसका 2 नंबर ऑप्शन होगा, 351 होगा, 27 से 13 गुना कीजिएगा 351 होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 39, कह रहा है कि 10 वस्तुओं का औसत वजन 65 kg है, यदि 72 वस्तुओं का औसत वजन, यदि 72 kg औसत वजन वाली 3 वस्तुओं को हटा दिया जाए, तो वस्तुओं का औसत वजन क्या होगा। देखिए 10 वस्तुओं का औसत वजन आपको दे रखा है, 10 वस्तुओं का औसत वजन कितना दे रखा है 65, कितना दे रखा है 65। अब इसमें से क्या कर रहा है कि 3 वस्तु हटा रहा है, 3 वस्तु हटा रहा है, लेकिन उसका वजन कितना है 72 है, औसत कितना है 72 है, ठीक है। अब 10 में से 3 चला गया तो 7 ही को बचेगा, एक से माइनस घटा के 7 से भाग दे देंगे तो कितना है, इसको 150 माइनस 72 में 3 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 216 बटा 7, कितना हो जाएगा दोस्तों 434 बटा 7, यानी कि 62 kg इसका औसत वजन होगा। ऑप्शन इसका 2 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, कह रहा है कि ऐसी बड़ी संख्या क्या है जिसमें 52 तथा 104 से विभाजित करने पर क्रमशः 4 और 8 से सफल होता है। 52 और किससे 104 से विभाजित करने पर। देखिए दोस्तों इसका क्या निकाला जाता है, मसा निकाला जाता है, तो इसका जो आंसर होगा 48 होगा, 48, ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। अब आ गया सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी कह रहा है दिए गए शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए, दिए गए शब्द का विलोम शब्द, संक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा, संक्षेप का विलोम शब्द क्या होगा, संक्षेप का विलोम शब्द होगा विस्तार। संक्षेप माने होता है शॉर्ट में, विस्तार माने होता है दोस्तों बढ़ा चढ़ा के, यानी कि अच्छा से। तो ऑप्शन इसका 1 सही है। क्वेश्चन और ब्याज दिखेगा, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए स्त्रीलिंग शब्द ज्ञात कीजिए, गिरगिट, घी, प्राण, चीनी, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका जो स्त्रीलिंग शब्द आपको मिलेगा चीनी, चीनी जो है स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 43 42 कहाँ गया जी, चीनी। उसके बाद देखिए 43 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य ज्ञात कीजिए, जो शुद्ध वाक्य है क्या है, शुद्ध
तो इसका जो शुद्ध वाक्य है ऑप्शन 2, बालिका दिन भर पढ़ती है, ये जो क्या है शुद्ध वाक्य है, बाकी सारा जो है से अशुद्ध वाक्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 44, कह रहा है कि दिए गए मुहावरे का अर्थ बताइए। दाल में काला होना, दाल में काला होना मतलब कहने का मतलब क्या है दोस्तों, उस संदेह की बात होना, क्या होना, संदेह की बात होना। दाल में काला होना कहने का मतलब संदेह की बात होना। क्वेश्चन नंबर देखिए 45, कह रहा है कि दिए गए परिवाची शब्द ज्ञात कीजिए। जग, जग का परिवाची शब्द क्या होता है, नर, अम्बा, मनुष्य, कौन सा होता है जग का परिवाची शब्द, जल्दी बताइए। तो जग का परिवाची शब्द हम जानते हैं कौन होता है कि इसका होता है लोक। ठीक है, जग, जग सारा, लोक, यानी कि ऑप्शन इसका 2 सही है। चलिए कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 46 का दिए गए वाक्य में गुना, गुनावाचक विशेष ज्ञात कीजिए। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, कालिदास क्या थे, विद्वान व्यक्ति थे, विद्वान व्यक्ति थे, ऑप्शन इसका एक सही है। विद्वान जो है से गुणवाचक है, उनका गुण क्या था, विद्वान था। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 47, कह रहा है कि दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तनी, तनी, इसका अगला जो जो इसमें ऑप्शन में कौन सा इसमें मैच करेगा, इसका जो ऑप्शन है वो मैच करता है, थोड़ा बंधन जो है से मैच करता है, ऑप्शन इसका एक मैच करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 से 50 तक 3 क्वेश्चन जो है दोस्तों तो क्या है, गधांश का है, तो गधांश पढ़िएगा आराम से, उसके बाद आप सोल्व कीजिएगा। हम आंसर बता देते हैं गधांश का, गधांश का आंसर क्या होगा। 48 का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा, 48 का जो आंसर है वो आपको हो जाएगा 3 खुशी हो जाएगा। उसके बाद 49 का जो आंसर है आपको हो जाएगा अमावस्या हो जाएगा। 49 का 15 का जो आंसर है, 15 का जो आंसर है दोस्तों क्या हो जाएगा, 14 वर्ष हो जाएगा।